आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं पुनर्जन्म सूर्या रोशनी का मिलन एपिसोड 4 समझने के लिए एपिसोड 3 जरूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। माया, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो सब? ये सब मेरे प्लान ने ही काम किया है। पूरा नहीं हुआ, आधा ही सही। अभी भी हमारे पास मौका है। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अब हमें एक साथ दोनों पर वार करना है। वो जो बहन जी है ना, क्या नाम है उसका? वो जो चश्मिश, जो टपाक से बोला। हाँ वही, नेहा। तो क्या करना है उसका? रोशनी ने पूछा। माया, जोजो, तुम एक काम करो, उसको पटाने की कोशिश करो। हर वक्त चिपकी रहती है वो राहुल से, उसे राहुल से दूर कर दो। जोजो, अरे उसे पटाना बहुत टेढ़ी खीर है, और वैसे भी मुझे वो पसंद नहीं है, जोजो ने मुंह बनाते हुए बोला। माया, कौन सा उससे मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ? बस उसे किसी भी तरह पार्टियों में, मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर पे ले जाओ। उसको इतना पैसा दिखाओ, मॉडर्न लाइफ की चकाचौंध दिखाओ कि वह इसमें खो ही जाए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? जोजो ने मुंह बनाकर कहा। माया, पैसे की चिंता तुम मत करो, रोशनी है ना? क्यों रोशनी? रोशनी सोचते हुए। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर आगे क्या करना है? माया, रोशनी, तुम राहुल को अपने हुस्न के जलवे दिखाओ, उससे मेल जोल बढ़ाओ, उसे कैसे भी करके अपना दीवाना बना लो, और उसे लेकर ऐसी किसी ऊंची जगह जाओ जहां हम छुपे हों। हम उसे वहां से धक्का दे देंगे, या तो वो मर जाएगा या फिर अपाहिज हो जाएगा। रोशनी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। रोशनी द ग्रेट है ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसे मना कर ही नहीं सकता। रोशनी का घमंड फिर सर चढ़कर बोला। गुड आइडिया माया। रोशनी ने माया की तारीफ की तो माया खुश हो गई। राहुल को कॉलेज से 4 किलोमीटर दूर एक कमरा मिल गया, जहां पर एक पेइंग गेस्ट के रूप में वो रहने लगा। उसने एक बाइक भी खरीद ली। नेहा जब हॉस्टल के कमरे में लेटी तो उसका ध्यान राहुल की तरफ गया। पता नहीं उसे कमरा मिला कि नहीं, उसे चिंता हो रही थी। अचानक से उसे राहुल का वो मुस्कुराता चेहरा याद आ गया। उसके होंठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। आज राहुल ने नेहा के गालों को छुआ। क्या एहसास था? उसे बहुत ही अच्छा लगा। अनायास ही नेहा अपने गालों को हाथों से सहलाने लगी, जैसे अपने गालों को छूकर वे राहुल के हाथों को महसूस कर रही हो। उसके दिल में प्यार की तरंगे उठने लगी। आज पहली बार किसी ने उसे इस तरह से छुआ है। उसका रोम रोम राहुल के प्यार में रंग गया था। वह कल्पनाओं के सागर में डुबकियां लगाने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि राहुल उसके बगल में लेटा है और अपने हाथों से उसकी जुल्फों को संवार रहा है। वे राहुल के बारे में जितना सोचती जाती, उतना ही डूबती जा रही थी। इन्हीं मीठी कल्पनाओं में झूलते झूलते कब उसको नींद ने अपने आगोश में समेट लिया, उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह सब कॉलेज पहुंचे। आज रोशनी कुछ ज्यादा ही सज संवर कर आई थी। उसने ब्लैक स्लीवलेस टॉप और वाइट जीन्स पहना था। खुले बाल, सलीके से किया हुआ मेकअप और हल्की लिपस्टिक उसके ऊपर बहुत जच रही थी। खूबसूरत तो वह थी ही, लेकिन आज और भी कयामत ढा रही थी। उसे देखकर सबकी आहें निकल गई। वह सीधा राहुल के पास पहुंची तो नेहा के साथ बैठा हुआ था। कम तो आज नेहा भी नहीं लग रही थी। आज वह भी कुछ ज्यादा ही सज संवर कर आई थी। रोशनी और जोजो दोनों राहुल के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए हाय बोले। राहुल जी, आज हमारा जन्मदिन है, तो हमने होटल में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। मैं अपने सभी दोस्तों को बुला रही हूँ। अगर आप दोनों भी आते तो बहुत अच्छा लगता मुझे। पर मैं कैसे? राहुल ने कुछ बोलना चाहा। रोशनी, देखिए, मना मत कीजिएगा प्लीज।
रोशनी ने बड़ी अदा से रिक्वेस्ट किया। राहुल, रोशनी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेहा, आप उससे पूछ लीजिए। नेहा, जो अब तक बिल्कुल शांत बैठी थी, अपना नाम सुनकर हड़बड़ा गई और बोली, सॉरी रोशनी, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम तो जानती हो कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, वार्डन मुझे अलाउ नहीं करेगी, और दूसरी बात, मेरे पास कोई कन्वेंस भी नहीं है। रोशनी, तुम वार्डन की चिंता मत करो, वो भी आ रही है, मैं उन्हें मना लूंगी। और रही बात कन्विंस की, तो मैं अपनी गाड़ी भेज दूंगी, वो तुम्हें ले आएगा और फिर सही सलामत छोड़ भी आएगा। प्लीज नेहा। नेहा का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन रोशनी के बार बार इस तरह जिद और रिक्वेस्ट करने पर वह मना ना कर पाई और हाँ बोल दिया। फिर उसने जाते जाते एक बार फिर आने के लिए कहा। रोशनी ने सच में वार्डन से परमिशन दिलवा दिया था। तय समय से पहले ही रोशनी की एक गाड़ी ड्राइवर लेकर गेट पर खड़ा था। नेहा तैयार हुई। उसे इस तरह की पार्टियों में जाने का कोई भी अनुभव नहीं था, इसीलिए थोड़ा घबरा रही थी। लेकिन वहां राहुल भी होगा, यही सोचकर उसे खुद को तसल्ली दी। और फिर आज पहली बार राहुल के साथ इस टाइम स्पेंड करने को लेकर वह काफी रोमांचित थी। सज संवर कर वह कमरे से बाहर निकली। ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला, वह उसमें बैठ गई और अपने स्पेशल होने का एहसास हो रहा था। राहुल तैयार होकर तय समय से पहले होटल पहुंच चुका था और गेट पर ही नेहा के आने का इंतजार कर रहा था। नेहा की गाड़ी पहुंची, उसमें से नेहा को उतरता देख राहुल का दिल धक से रह गया। राहुल नेहा को एकटक देखता रह गया। नेहा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने चश्मा नहीं लगाया था। नेहा धीरे धीरे चलती हुई राहुल के पास पहुंची। राहुल भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। वह अब भी एकटक नेहा को देखे ही जा रहा था। नेहा, ऐसे क्या देख रहे हो राहुल? राहुल जैसे नींद से जागा और बोला, ओ माय गॉड नेहा, तुम कमाल की लग रही हो, एकदम राजकुमारी। दिल कर रहा है तुमसे अभी शादी कर लूं। नेहा, धत पागल। नेहा शर्मा गई। राहुल, सच्ची नेहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नेहा, अच्छा, अब मेरी तारीफ के कसीदे खत्म हो गए हो तो चलो अंदर चलते हैं। दोनों ने हॉल में कदम रखा तो रोशनी ने उनका जोरदार स्वागत किया। जोजो ने उन्हें इंट्रो करवाते हुए बहुत ही तरजीह दी। पार्टी बहुत ही शानदार थी। रोशनी ने सच में बहुत पैसा खर्च किया था। नेहा आज पहली बार इस तरह की पार्टी में गई थी। उसे सब बहुत ही अच्छा लग रहा था और रोशनी और जोजो उसे कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीट कर रहे थे। रोशनी राहुल को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी, तो जोजो भी नेहा से बहुत ही सलीके से बात कर रहा था और इम्प्रेस करने की फुल कोशिश कर रहा था। रोशनी ने केक काटा और राहुल और नेहा को सबसे पहले खिलाया। फिर सबको डिस्को पर डांस करने लगे। रोशनी जिद करके नेहा और जोजो को भी फ्लोर पर ले आई और फिर पहले नेहा के साथ और बाद में राहुल के साथ डांस करने लगी। नेहा को बहुत मजा आया, उसने खूब एंजॉय किया, लेकिन राहुल तो नेहा में ही खोया था। दोनों ने डिस्को पे डांस किया और लगभग 12 बजे पार्टी खत्म हो गई। ड्राइवर ने नेहा को सही सलामत हॉस्टल में छोड़ दिया। रोशनी राहुल को विदा करके बाहर तक आई। उसकी आंखों में अजब सा नशा था और रोशनी पर्पल इवनिंग गाउन में हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सुबह हुई, सभी कॉलेज पहुंचे। नेहा बहुत खुश थी। उसने आज तक ऐसी पार्टी नहीं देखी थी। वह राहुल का इंतजार कर रही थी। राहुल आया तो दोनों बातें करने लगे। राहुल को कल से रोशनी का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। वह राहुल पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी। यह बात राहुल को खटक रही थी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। रोशनी नेहा और राहुल दोनों के साथ एकदम दोस्ताना तरीके से पेश आ रही थी। अब नेहा को लगने लगा कि रोशनी उतनी बुरी लड़की नहीं है और राहुल को देखती ही रोशनी भी मुस्कुराने लगती थी।
नेहा रोशनी के साथ उठने बैठने लगी। कुछ दिन बाद रोशनी उसे पार्टियों में ले जाती और महंगे महंगे जूते, कपड़े, मेकअप किट और पता नहीं क्या क्या जबरदस्ती दिलवाने लगी। उसने नेहा को एक हीरो का हार भी दिया। पहले तो नेहा मना करती थी, लेकिन बाद में उसे भी इन चीजों की आदत पड़ गई। अब वह जोजो के साथ भी घूमने निकल जाती थी। बड़े बड़े होटलों में जाना, महंगे महंगे मॉल्स में शॉपिंग, बड़े बड़े होटलों में खाना और पार्टी करना, उसे यह सब अच्छा लगने लगा था। राहुल उसे मना करता, लेकिन वह राहुल की बातों को इग्नोर करने लगी और धीरे धीरे उसने राहुल से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। रोशनी ने नेहा की आंखों का परमानेंट ऑपरेशन करवा दिया और उसमें कॉन्टैक्ट लेंस लगवा दिए। अब नेहा का चश्मा भी उतर गया था। वह पढ़ाई से पूरी तरह भटक चुकी थी और अब उसे कोई भी मॉडर्न कपड़े अच्छे लगने लगे। राहुल उसे समझाता तो वह उल्टे राहुल को ही बोलती, यार रोशनी बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसके बारे में गलतफहमी हो गई है। राहुल चुप लगा जाता था। 3 महीने बाद नेहा को पहचानना मुश्किल हो गया कि यह वही नेहा है जो डरी सहमी सहमी सी रहती थी। अब वह एक बिंदास और बोल्ड नेहा में बदल चुकी थी। रोशनी ने पूरी कोशिश की राहुल को पटाने में, लेकिन राहुल तो नेहा के ऊपर मर मिटा था। एक दिन जबरदस्ती एक पार्टी में रोशनी राहुल को ले गई। राहुल को पार्टियों में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वहां नेहा भी होती थी और नेहा का जो रूप उसे भा गया था वह अब कहीं खो सा गया था। और नेहा का यह बदला हुआ रूप उसे अंदर तक चीर कर रख देता था। लेकिन नेहा अब बिल्कुल भी बदल गई थी। उसे राहुल की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो पैसों के नशे में चूर हो चुकी थी। इस मॉडर्न लाइफ में चकाचौंध हो चुकी थी। वहां राहुल अकेले बैठा था। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। हॉल पूरा खचाखच भरा था, लेकिन राहुल का दिल बिल्कुल खाली था। उसने देखा नेहा एकदम सेक्सी सा ड्रेस पहनकर जोजो के साथ फुल मस्ती में डांस कर रही थी और जोजो उसे जैसे अपने अंदर समा लेना चाहता था। राहुल से ये देखा ना गया। उसने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली। वह उसे नेहा को मिस कर रहा था, जिससे वह प्यार करता था। उसकी आंखों में आंसू के 2 बूंद झिलमिलाने लगे, जिसे वह सफाई से छुपाने की कोशिश करने लगा। अचानक रोशनी राहुल के पास आई और उसके साथ डांस करने की जिद करने लगी। राहुल ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर रोशनी का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगा। लेकिन उसे नेहा की बड़ी याद आ रही थी। वो एक नज़र से नेहा और जोजो को डांस करते हुए देखता रहा। फिर वहां से ऊपर रूम में जाकर लेट गया। तभी दरवाजा खुला और रोशनी भी अंदर आ गई। वह सीधा राहुल के पास आई और बोली, तुम पार्टी छोड़कर क्यों चले आए राहुल? राहुल, बस ऐसे ही रोशनी, मेरा वहाँ मन नहीं लगा। लेकिन तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम जाओ, इंजॉय करो। रोशनी, नहीं राहुल, तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। राहुल, ओफो बाबा, ये कैसे जिद है रोशनी तुम्हारी। चलो ठीक है, मैं भी नहीं जाता, तुम भी मत जाओ। हम यहीं बैठकर बातें करते हैं। चलो, आज तुम कुछ अपने बारे में मुझे बताओ। रोशनी, मेरे बारे में तो तुम सब जानते हो राहुल। काफी देर तक दोनों हंस हंस कर आपस में बातें करते रहते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। अब पार्टी का खुमार कम हो चुका था। राहुल ने नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा। नेहा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसने सोचा शायद वह हॉस्टल चली गई है। रोशनी और राहुल भी अपनी अपनी दिशा चल देते हैं। रोशनी जब घर पहुंचती है तो हॉल में ही उसके डैड उसके इंतजार में बैठे हुए थे। देखती ही रोशनी दौड़कर उनके गले लग जाती है। वो अपनी वॉच में टाइम देखते हैं। रात के 12 बजे हुए थे। रोशनी, डैड, आप इतने खामोश क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? डैड, बेटा, बस मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि तुम जो भी कर रही हो वो गलत कर रही हो। रोशनी एकदम चौंक कर अपने डैड से अलग हो जाती है और उन्हें बड़े ही गौर से देखने लगती है। बेटा,
हम किसी को दुख देकर या किसी के साथ छल करके अपने सुख की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर हमें खुश रहना है तो हमें दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखना चाहिए और मस्ती मजाक में कभी भी हमें हद से आगे नहीं जाना चाहिए। रोशनी बिना कुछ बोले अपने डैड को अपलक देखती रहती है। डैड, चलो बेटा अब डिनर करते हैं। रोशनी, डैड आप कर लीजिए, मेरा पेट तो फुल है। रोशनी नजरें चुराकर अपने कमरे में भाग जाती है और आईने के सामने बैठकर खुद के प्रतिबिंब को देखकर बोलती है, डैड को हमेशा सब कुछ कैसे पता होता है? डैड ने कहीं मेरे पीछे जासूस तो नहीं छोड़ रखे हैं कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ। डैड को सब पता होता है। और आज डैड ने जिस तरह से बात की, वो बातें मुझे खटक क्यों रही हैं? आज ना जाने मेरा दिल मुझसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। रोशनी का प्रतिबिंब रोशनी को कहती है, रोशनी, राहुल बहुत ही अच्छा लड़का है और नेहा बहुत ही प्यारी है, मासूम है, तो उसके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? रोशनी वहां से उठकर बेड पर बैठकर अपना तकिया अपने गोद में रख लेती है। उसकी आंखों के सामने आज रूम में बातें करने वाला राहुल घूमने लगता है। एक तरफ पहले वाली नेहा और बाद वाली नेहा का चेहरा रोशनी के आगे आ जाता है, तो एक तरफ उसके डैड की कही गई बातें। उसका दिमाग अब फटने लगा था। उसने अपना सर कस के दबा लिया। अब उसे खुद में ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वह एकदम से बिल्कुल सीधी लेट जाती है। उसने अपने जूते भी नहीं उतारे थे। वह अजीब असमंजस्य में थी। उसके अंदर आत्मा उसे झिंझोल रही थी। वह सोचते सोचते सो जाती है। उसके डैड रूम में आते हैं, उसके जूते उतारकर उसके ऊपर ब्लैंकेट ढक देते हैं और उसके माथे को चूमते हुए उसका सर सहलाने लगते हैं। फिर काफी देर बाद वो अपने कमरे में वापस चली जाती हैं। सुबह डैड के जागने से पहले ही रोशनी जागकर कॉलेज के लिए तैयार होने लगती है। डैड की आंख खुली तो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। रोशनी भी मुस्कुराकर उनके सीने से लग गई। अच्छे से नाश्ता किया और गाड़ी निकाल कर जाने लगी। वह गाड़ी चला तो रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं गुम सा था। रोशनी नेहा के लिए सोच रही थी कि उस भोली भाली लड़की को मैंने क्या से क्या बना दिया है। मैं राहुल को उसकी पुरानी नेहा लौटा दूंगी। अब रोशनी वो पुरानी रोशनी नहीं रह गई थी। उसके डैड की बातों से उसके अंदर उठे तूफान ने उसके सारे गुरूर, घमंड और बुरी नियत को जला के राख कर दिया था। आखिर एक इज्जतदार, ईमानदार रईस की बेटी थी रोशनी। खून तो अपने डैड का ही था उसकी रगों में, लेकिन उसकी सोहबत अच्छी ना होने के कारण उसके दिमाग का फितूर सर चढ़ कर बोलता था। उसके दोस्त रोशनी को पूरा काम करने के लिए उकसाते रहते, जिससे रोशनी ने अपना व्यक्तित्व ही दांव पर लगा दिया था। अब तो वह कुंदन जैसी चमक रही थी। वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई गाड़ी चलाए जा रही थी कि गाड़ी के आगे अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला आ गई। वो तो वक्त रहते रोशनी ने ब्रेक लगा दिए, जिससे उन महिला को नुकसान पहुंचने से बच गया। रोशनी भी एकदम घबरा कर गाड़ी से बाहर निकली और वो महिला भी घबरा कर नीचे गिर पड़ी थी। रोशनी ने उनका हाल चाल लिया। एकदम से नीचे गिरने के कारण उनके पैर में मोच आ गई थी। रोशनी ने उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, कोई नहीं बेटा, गलती मेरी भी है। रोशनी ने गाड़ी से अपना पर्स उठाया और 10,000 रुपये उन महिला के हाथ में थमा दिए। वो पैसे लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन रोशनी ने जबरदस्ती उन्हें पैसे दे दिए और अपनी गाड़ी में बैठकर उन्हें हॉस्पिटल ले गई। वहां डॉक्टर से बात करके उन महिला को बाय बोलकर वहां से निकलकर वापस घर चली गई। आज जोजो नेहा को फिर किसी पार्टी में लेकर गया हुआ था, वेस्टर्न लुक में, जिसपे नेहा की बॉडी छिप कम दिख ज्यादा रही थी। हैवी मेकअप, डार्क रेड लिपस्टिक, चमकदार सैंडल, ऐसा लग रहा था नेहा नेहा ना होकर किसी थर्ड क्लास पिक्चर की हीरोइन हो।
वह जोजो के साथ फुल मस्ती में डांस कर रही थी। आज उसने हल्की सी शराब भी पी रखी थी। अचानक जोजो ने नेहा को गंदे तरीके से छूना शुरू कर दिया। नेहा को इन सब चीज़ों को देखने की तो आदत ही पड़ गई थी, लेकिन उसने जोजो को कहा, मत करो जोजो, एंजॉय करने दो, डांस करो डांस। जोजो ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और डांस फ्लोर से निकलकर एक कमरे में पहुंच गया। नेहा को हल्का हल्का नशा सा था। वह बोली, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जोजो की आंखों में रंगीन डोरे तैर रहे थे। उसने बेड पर ले जाकर नेहा को पटक दिया और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। नेहा जोजो को पीछे करने लगी। कुछ भी हो, अभी वह इतनी भी नहीं गिर गई थी। नेहा को ऐसे करते देख जोजो को गुस्सा आ गया और उसने नेहा के दोनों गालों पर जोर से थप्पड़ मारे और गुस्से से बोला, साली, मेरे ही पैसों पर ऐश कर रही है और मुझे से नखरे कर रही है। आज तेरी औकात तुझे याद दिलाता हूँ। नेहा का सारा नशा उतर चुका था। वह जैसे नींद से जाग गई हो। उसे स्थिति का अंदाजा हो गया था। वह सोचने लगी, क्या करूं? जोजो फिर से नेहा के ऊपर झपटा। नेहा ने साइड में टेबल पे रखा पीतल का फूलदान उठाया और उसे जोजो के सर पर दे मारा। जोजो बेहोश होकर उसी के ऊपर गिर पड़ा। नेहा ने जोजो को अपने ऊपर से उतारा और लिटा दिया। जल्दी से बिना किसी को बताए चुपचाप वह पार्टी से चली गई। उसने किसी तरह एक टैक्सी बुक किया और हॉस्टल पहुंची। रात को 2 बज चुके थे। रोशनी ने उसे एक डुप्लीकेट चाबी बनवा के दिया हुआ था। उसने उसी से गेट खोला और फिर वैसे ही बंद करके सीधा अपने कमरे में पहुंची और सीधा अपने बिस्तर पर जाकर उल्टा लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका अस्तित्व, उसका वजूद, सब कुछ उसे बिखरता सा लगा। उसे जोजो का बोला हुआ एक एक शब्द अपने कानों में पिघले शीशे की तरह उतरता महसूस हो रहा था। वह पागलों की तरह बार बार अपने हाथों से अपने होठों को रगड़ रगड़ के साफ करने लगी, जिस पर जोजो ने छुआ था, मानो अब भी उस पर कुछ लगा हो। उसने वह सब कुछ जो जोजो ने दिया था उतार के फेंक दिया और किसी छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी और बाथरूम में जाकर शावर खोलकर उसके नीचे खड़ी हो गई। उसने बड़े शिद्दत से राहुल की याद आ रही थी। अफसोस वो तो उससे बहुत दूर हो चुका था। अगले दिन जब अचानक रोशनी की गाड़ी कॉलेज में आई, ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। रोशनी गाड़ी से उतरी तो पूरा कॉलेज रोशनी को आंखें फाड़ कर देख रहा था। हर कोई आश्चर्य से रोशनी के इस बदले हुए रूप को देखे जा रहा था, जैसे सबने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। आज स्कर्ट या जीन्स वाली रोशनी नहीं, बल्कि आज तो रोशनी ने वाइट पटियाला सूट विद मिरर वर्क नेक लाइन एंड स्लिट्स, वाइट मिरर वर्क दुपट्टा और वाइट एक्सेसरीज, वाइट सैंडल जैसे चांद उतरकर जमीन पर आ गया हो और चारों ओर अपनी रोशनी फैला रहा हो। जैसे जैसे रोशनी आगे बढ़ रही थी, लड़के अपना दिल पकड़कर कश खा रही थी। सबके साथ राहुल का भी रोशनी को देखकर हाल बेहाल था। वो भी आपलक रोशनी को देखे जा रहा था। जब रोशनी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने अपनी नजरें चुरा ली। रोशनी राहुल के पास आई और पूछा, नेहा कहाँ है राहुल? दिखाई नहीं पड़ रही है। राहुल के चेहरे पर दुनिया भर का दर्द सिमट आया हो। उसके चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आई और बोला, पता नहीं, अब तो वह मुझसे बहुत दूर हो चुकी है। रोशनी, तुम फिक्र मत करो राहुल, आज मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज देने वाली हूँ कि तुम उछल ही पड़ोगे। राहुल, ऐसा क्या सरप्राइज है रोशनी? रोशनी, बता दिया तो वो सरप्राइज ही कहाँ रह जाएगा भला। चलो, मैं अब चलती हूँ, तुमसे मुझे पहले नेहा से मिलना है। रोशनी कहती हुई वहां से चली जाती है। राहुल उसे जाते हुए बहुत दूर तक देखता रह जाता है। नेहा रोशनी को कहीं दिखाई नहीं देती। रोशनी को देखकर माया उसके पास आती है। रोशनी उससे नेहा का पूछती है तो माया कहती है, तो उसे क्यों पूछ रही है? रोशनी, यार, उससे कुछ काम है मुझे, बता ना कहाँ है वो। माया, पता नहीं, होगी कहीं,
शायद अपने हॉस्टल के रूम में हूँ। माया ने मुंह बनाकर कहा। उसे रोशनी का यह बदला हुआ व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। रोशनी, ओह हाँ, ठीक है माया, मैं तुमसे बाद में आकर मिलती हूँ। नेहा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जब से उस होटल से आई थी, उसने रूम से बाहर भी नहीं निकली थी। उसके आंखों के आगे उसके माँ बाप का चेहरा घूमे जा रहा था। राहुल ने उसे कितना समझाया, लेकिन उसने उसकी बात भी नहीं सुनी। उसने रोशनी और जोजो के दिए सारे गिफ्ट्स आग के हवाले कर दी। वो अपने आप को कोस रही थी। इन 3 महीनों में वो क्या से क्या बन गई। उसे राहुल की आज बड़ी ही याद आ रही थी, लेकिन किस मुंह से वो राहुल के पास जाए, वह बिल्कुल टूट ही गई थी। इन्हीं सोच विचार की वजह से आज उसने एक निर्णय लिया कि अब वह जीकर क्या करेगी, और उसने अलमीरा खोली, उसमें से एक रिवॉल्वर निकाली जो उस हॉस्टल के रूम से भागते वक्त ले आई थी। उसने उसे उठाया और अपनी कनपट्टी पर लगा ली। तभी एकदम दरवाज़ा खुला और रोशनी अंदर आई। उसने नेहा के हाथ में रिवॉल्वर देखी तो वो भी उसकी कनपटी पर लगी हुई, तो उसके होश खराब हो गए। वो 1 सेकंड की देरी किए बिना नेहा के ऊपर झपटी और झट से उसकी कनपटी से रिवॉल्वर हटाई। नेहा के हाथ से रिवॉल्वर छीनने लगी, लेकिन नेहा ने कस के पकड़ी हुई थी। ये क्या करने जा रही हो तुम नेहा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और ये रिवॉल्वर कहाँ से आया तुम्हारे पास? दो मुझे ये रिवॉल्वर, दो ना नेहा। नेहा रोशनी को देखकर बोली, क्यों बचा रही हो? मर जाने दो मुझे। मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं अब तुम्हारी दुनिया में नहीं जाना चाहती हूँ। रोशनी उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनने की पूरी कोशिश में लगी थी। पागल मत बनो नेहा। लेकिन नेहा रिवॉल्वर छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों की छीना झपटी में एकदम से हॉस्टल के रूम में फायरिंग की आवाज गूंज उठी। पूरे हॉस्टल में वो आवाज गूंज गई। देखते ही देखते नेहा फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें फटी हुई थी और उसके सीने से खून बहने लगा। गोली की आवाज सुनते ही पूरा हॉस्टल नेहा के रूम में आ गया। वहां का नजारा देखते ही सबके होश उड़ गए। सबकी आंखें फटी रह गई। रोशनी के हाथ में रिवॉल्वर और उसके सफेद सूट पर खून की छींटे देखकर सबने अपने हाथों से अपने होंठ दबा लिए। रोशनी भी सबको देखकर सन्न रह गई। वो एक नज़र सबको देखती और एक नज़र अपने हाथों में पकड़े रिवॉल्वर को देखती और एक नज़र नीचे फर्श पर खून से लथपथ पड़ी नेहा को देखती। तभी वहाँ राहुल भी आ जाता है और वो हक्का बक्का रह जाता है। नेहा की लाश के पास बैठकर दहाड़े मार कर रोने लगता है। इससे पहले रोशनी कुछ कर पाती या कह पाती, वहाँ पुलिस आ जाती है और रोशनी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये बात जब रोशनी के माया ने रोशनी के डैड को सुनाई तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया और 2 मिनट के अंदर अंदर उनकी सांसें थम गई। माया कहते कहते रोने लगी। रोशनी बेकसूर है सूर्या, उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। उसने अपनी सफाई में एक शब्द नहीं बोला, खामोश थी। फिर जब मैंने उसे उसके डैड के बारे में बताया तो वो बिलक पड़ी। पागलों जैसी हालत हो गई थी उसकी। फिर काफी दिन बाद जब वो कुछ संभली तो उसने मुझसे कहा, माया, क्या तुम्हें लगता है मैंने नेहा को मारा है? मैंने गोली नहीं चलाई थी माया। रिवॉल्वर हम दोनों के हाथ में था, लेकिन ट्रिगर पर तो ना मेरा हाथ था और ना ही नेहा का। लेकिन धीरे धीरे रोशनी को भी जेल की आदत हो गई। महलों में राज करने वाली लड़की आज जेल की काल कोठरी में भी हंसते हुए अपना वक्त बिता रही है। किसी के 2 शब्द भी शिकायत के नहीं कहती। लेकिन उसे इस काल कोठरी में बंद देख मेरा कलेजा छलनी हो जाता है। मैं ही रोशनी की सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। इस खेल का षड्यंत्र रचने वाली तो मैं ही हूँ। रोशनी की जगह मुझे यहाँ होना चाहिए था। माया बिलक बिलक कर रोने लगती है। रोते रोते बोलती है, सूर्या, रोशनी ने नेहा को नहीं मारा। प्लीज तुम रोशनी के लिए कुछ करो सूर्या। सूर्या, तो क्या रोशनी के मामा ने रोशनी को छुड़ाने की कोशिश नहीं की? माया, की थी, लेकिन सारे सबूत रोशनी के खिलाफ थे और मेरी गवाही कोर्ट पे काम नहीं आई,
क्योंकि कोर्ट तो सबूतों के आधार पर फैसला करता है। जज्बातों से तो कोर्ट का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। सूर्या, तुम ही रोशनी को जेल से बाहर निकाल सकते हो। तभी अंदर से माँ ने खाने के लिए आवाज लगाई और दोनों अंदर खाने के लिए चले गए। खाना खाते ही सूर्या कमरे में गया, कपड़े बदल कर यूनिफॉर्म पहना और जेल की विजिट करने के लिए निकल गया। सूर्या जब जेल पहुंचा तब आधे से ज्यादा कैदी सो गए थे और कुछ बातें कर रहे थे। सूर्या सीधा ही महिला वार्ड की तरफ पहुंचा। तब रोशनी दो तीन और कैदियों के साथ किताब के बारे में बातें कर रही थी। सूर्या दूर खड़ा होकर ही उसकी ओर देखता रहा। आज सूर्या के दिल में बहुत अलग एहसास था। काफी देर तक रोशनी को देखकर उनकी बातों में खलल ना पहुंचे, ऐसा वहां से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिया। थकान के कारण उसने अपने आप को बिस्तर पर फेंक दिया और फिर उसके मन में सोच विचार चालू हो गए। रोशनी के बारे में माया ने उसे आज उसकी जो भी सारी बातें बताई उस बारे में, और फिर अब तक उसने रोशनी के साथ आज तक जिस बारे में जितनी भी बातें की थी वो सब कुछ सूर्या को याद आने लगा। रोशनी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। दो लोगों के बीच अपनी बात हिम्मत से कहने की क्षमता है। दूसरों के लिए काम करने का और कुछ नया करने का जज्बा भी है। रोशनी ने आज वो व्यावसायिक प्रवृत्ति करने के लिए ट्रेनिंग की जो बात की थी वह भी उसे याद आई और सूर्या ने निर्णय किया कि कल से ही रोशनी के सुझाव पर ठोस कदम लेना शुरू कर देगा। यही विचार करते हुए सूर्या को नींद आ गई। आज फिर से सूर्या को उसी सपने ने परेशान कर दिया। हड़बड़ा कर उठने के काफी देर बाद ऐसे ही बैठकर सबके साथ नाश्ता करके बाहर निकल गया। सूर्या स्टेशनरी वगैरह का सामान लेकर ही जेल पर पहुंचा और रोशनी के सामने गया तो उसे गौर से देखने लगा। उसे सब याद आने लगा जो भी माया ने कल रात उसे बताया। क्या हाल बन गया है इस लड़की का। मुलायम बिस्तर पर सोने वाले कैसे सख्त जमीन पर सोती है और उफ तक नहीं करती। कितनी सहनशीलता है इसके अंदर। रोशनी की नजर सूर्या पर पड़ी तो सूर्या शर्मा सा गया और फिर वहां से अपने कैबिन में आ गया और उसी दिन से उसने कैदियों के लिए सुबह और शाम की क्लासेस शुरू करवा दी। सुबह रोशनी पढ़ाती थी और शाम को अनुज पढ़ाता था और इन दोनों वक्त सूर्या वहां पर हाजिर रहता था ताकि सब कैदी ध्यान से पढ़ सके। रोशनी कैदियों को पढ़ाने के साथ दो अच्छी बातें भी सुनाया करती थी। महान पुरुषों की जीवनी से प्रसंग सुनाकर उन्हें नैतिकता के पाठ भी सिखाती रहती थी। सूर्या रोशनी की इन्हीं बातों से उसके प्रति आकर्षित होने लगा था। दोपहर को सूर्या कुछ काम से बाहर जा रहा था। तभी कांस्टेबल ने सूर्या को आवाज लगाई, साहब रुकिए। बोलो क्या हुआ। साहब, कैदी नंबर 409 ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। उसकी हालत क्या है अभी। गंभीर है सर। तुम जल्दी उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ, सूर्या ने कहा और वह बाहर की तरफ चला गया। सूर्या जब हॉस्पिटल पहुंचा तब कैदी की सांसें चल रही थी। सूर्या ने डॉक्टर के पास जाकर उनसे बात शुरू की। डॉक्टर साहब, पेशेंट की तबीयत कैसी है अभी। डॉक्टर, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। ड्रग्स ना मिलने की वजह से वह डिप्रेशन में चला गया था और उसने ये कदम उठा लिया। सूर्या, सर, आप जब पिछली बार आए थे तभी मैंने आपसे कहा था कि जल्द से जल्द सब कैदियों का चेकअप कर लीजिए। डॉक्टर, मैंने 2 एनजीओ से बात कर ली है, उसमें से एक फंडिंग देने के लिए तैयार भी है। हम जल्द ही कार्रवाई शुरू करेंगे और उसमें से जितने भी मी ड्रग्स एडिक्ट पेशेंट हैं उनको हम रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजकर उनका इलाज शुरू करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, मेरे साथ देने के लिए, कहकर सूर्या दूसरे कामों के लिए निकल गया। सूर्या जब फिर से जेल पहुंचा और अपने कैबिन में जाकर बैठा तो वहां पर उसके लिए एक चिट्ठी पड़ी हुई थी।
सूर्या ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। वह जैसे जैसे कागज पढ़ता गया, उसकी आंखें शौक से बड़ी होती गई। उसने फिर से एक और बार चिट्ठी पढ़ी। यह खत सूर्या को रोशनी ने लिखा था। रोशनी को आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रोशनी को कैसे हासिल हुई। फिर सूर्या को रोशनी पर गर्व महसूस हुआ और वो आगे की प्लानिंग करने के लिए लग गया। अपने आयोजन के मुताबिक रात को 12:30 बजे सूर्य जिस जगह पर उसे पहुंचना था वहां पर पहुंच गया। थोड़ी ही देर बाद उस जगह पर कुछ हलचल होनी शुरू हो गई। सूर्य को फिर से रोशनी का चेहरा याद आ गया। कुछ पलों के लिए उसके दिल में कसक उठी कि शायद रोशनी भी यहाँ पर होती। वह ये जान नहीं पाया कि अचानक ही क्यों उसे ये अनुभव हुआ। उसके सामने थोड़ी दूर जेल नंबर 11 और 12 के बीच कुछ हलचल हुई। जेल का सफाई कर्मी वहां दरवाजे पर आया और फिर कुछ कैदी दरवाजे के पास आए। सफाई कर्मी ताला खोलने जा रहा था। तभी सूर्य उसके पीछे से आया और सफाई कर्मी का मुंह अपने हाथ से दबा दिया। तभी सूर्य के बाकी साथी भी वहां पर आ गए। सफाई कर्मी को पकड़कर कैबिन में ले आए। कैबिन में जाकर सूर्य ने अपने साथियों को सफाई कर्मी की तलाशी लेने के लिए कहा। उसकी जेब के अंदर से ड्रग्स का पैकेट पकड़ा गया। सूर्य की आंखों में खून उतर आया। कड़कते हुए सफाई कर्मी से पूछा, यह चीज तुम्हारे पास क्या कर रही है? वह कुछ जवाब दे न पाया और डर से कांपने लगा। सूर्य ने ड्रग्स का पैकेट जब्त किया और अपने साथियों को इशारा किया कि उसे भी वहीं जेल में भेज दिया जाए जहां वह ड्रग्स डिलीवर करने के लिए गया था। सूर्य ने मन में ही रोशनी को आभार व्यक्त किया। दूसरे दिन सुबह से सूर्य ने जेल की हर एक कोठरी और हर एक कैदी की तलाशी लेनी शुरू की। हर एक की बॉडी की तलाशी ली गई। सूर्य ने कैंटीन, बाथरूम, सभागृह का सभी कोना कोना देख लिया और जहां से भी जो भी गैर कानूनी चीजें मिली उन सबको जब्त कर लिया गया। महिला और पुरुष सभी कैदियों की अच्छे से तलाशी ली गई और उसके बाद इतने सालों में पहली बार सही मायनों में जेल की सफाई हुई। सूर्य अपने मिशन में कामयाब हो रहा था। उसने गहरी सांस भरी। रोशनी भी उस वक्त सूर्य के सामने खड़ी थी। वह सूर्य की तरफ मुस्कुराई। सूर्य भी उसे देखकर मुस्कुराया और आंखों ही आंखों में उसे आभार व्यक्त किया। फिर नजरें बचाकर अपने कैबिन में चला गया। 2-3 दिनों बाद जेल में सभी कैदियों के मेडिकल चेकअप के लिए एनजीओ वाले लोग आए। ड्रग्स और सिगरेट बीड़ी की वजह से बहुत सारे कैदियों की हालत बिगड़ी हुई थी। उन सबका इलाज भी शुरू हो गया। सफाई कर्मचारी को जब से सूर्य ने रंगे हाथों पकड़ा था और उसे भी जेल में डाल दिया था, तब से जेल में ड्रग्स की आवक बिल्कुल बंद हो चुकी थी। आखिरकार सूर्य की मेहनत अपना रंग दिखाने लगी थी। रोशनी ने जो मांगी की थी उस बारे में बात करने के लिए सूर्य ने रोशनी को एक दिन अपने कैबिन में बुलवाया। हाँ तो मिस रोशनी, आपने जो प्रपोजल जेल के सामने रखी थी वह मंजूर हो गई है। हैंडीक्राफ्ट सिखाने के लिए आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसकी लिस्ट बनाकर मुझे भेज दीजिए। एक एनजीओ है, वह सब ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। जब कैदी काम सीख जाते हैं और अपना उत्पादन बेचकर लायक बनेंगे, तब से उनका उत्पादन एक एनजीओ ही उसे बाजार में बेचेगा और कमाई कैदियों तक भी पहुंचाएगा। रोशनी, मैं आप तक लिस्ट पहुंचाती हूँ। ये थोड़ा खर्चीला ज़रूर है, लेकिन जल्द से जल्द अच्छा उत्पादन मिलने लगे उसके लिए मैं सारी कोशिश करूँगी। सूर्या, गुड। आपकी रिहाई में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। आप उन्हें ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो लोग जल्द ही आत्मनिर्भर बन सकें और आपके जाने के बाद बाकी लोगों को भी सिखा सके। सूर्य के मुंह से अपनी रिहाई की बात सुनकर रोशनी हक्की बक्की रह गई। लेकिन सर, मैं तो मर्डर केस में। रोशनी की बात पूरी होने से पहले ही सूर्य बोल पड़ा, मुझे मालूम है रोशनी, तुम बेगुनाह हो और जल्द से जल्द इस राज का पर्दाफाश होने वाला है। अब तुम जा सकती हो रोशनी। रोशनी सोच में डूबी हुई सी चलती ही जा रही थी। सूर्य उसे पीछे से रोकता है। मिस रोशनी, आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत काम की लगने लगी है। रोशनी, सर, मैंने अपना काम किया है और आपने अपना काम किया। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भगवान की मेहरबानी है। सूर्या, फिर भी मुझे तुम पर और तुम्हारे काम पर गर्व है रोशनी। रोशनी नीचे की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। मैं चलती हूँ और वह चली जाती है। दूसरे दिन ही रोशनी ने सूर्य को लिस्ट दे दी और सामान भी तुरंत ही आ गया।
तब से रोशनी का शेड्यूल एकदम टाइट हो गया। सुबह प्रार्थना, फिर कैदियों की पढ़ाई और फिर महिलाओं और पुरुषों दोनों को अलग अलग हैंडीक्राफ्ट सिखाना। इन सब में ही रोशनी पूरा दिन बिजी रहने लगी और बीच बीच में उसके सूर्य के साथ भी बातें होने लगी थी। काम की वजह से दोनों के बीच जो तनाव था अब तक बिल्कुल मिट चुका था। जिस तरह से सूर्या और रोशनी के बीच का तनाव कम हो गया था, वैसे ही जेल के वातावरण में भी बहुत बदलाव सा आ गया था। सब लोग कुछ न कुछ नया सीख कर खुश थे और रोशनी के लिए भी सब लोगों में एक अलग ही तरह का सम्मान बढ़ गया था। सूर्य जब सभी कैदियों के साथ बात कर रहा था, तब रोशनी लाइब्रेरी की तरफ गई हुई थी। सब कैदी सूर्य के सामने रोशनी की तारीफ कर रहे थे। रोशनी जब वापस आई, तब वह सूर्य को देखकर जरा चौंक गई। अरे सर, आप कब आए? मैं जरा लाइब्रेरी की तरफ गई हुई थी, रोशनी ने माफी मांगते हुए कहा। सूर्या, इट्स ओके, आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और यहाँ पर भी सब लोग आपके काम से बहुत ही खुश हैं। सूर्या ने खुश होकर रोशनी से कहा। वैसे आप अभी कौन सी किताब पढ़ रही हैं? रोशनी ने किताब की तरफ देखकर जवाब दिया कि मैं अभी वीर सावरकर की मेरी जन्मटीप किताब पढ़ रही हूँ। सूर्या, आप जो कुछ भी पढ़ रही हैं उनका खूब अच्छा असर आपके काम पे और आपके आसपास के लोगों पर पड़ रहा है। रोशनी के आगे अगर कोई उसकी तारीफ कर रहा हो तो उसे क्या जवाब देना चाहिए वह नहीं जानती थी, इसीलिए सिर्फ वह मुस्कुराती रही। सूर्य भी मुस्कुराकर, ठीक है, मैं चलता हूँ और कुछ भी काम होगा तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। सूर्या ने रोशनी की रिहाई के सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। उसके दिमाग में जो भी शक के घेरे में था उसे रिमांड पर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। सूर्या ने रोशनी के मामा, जोजो और राहुल तीनों को रिमांड पर लिया। जोजो 4 महीने से लापता था, इसीलिए जोजो को ढूंढने में सूर्या को काफी टाइम लग गया, लेकिन उसे ढूंढने में सूर्या कामयाब रहा। तीनों काफी बौखलाए हुए थे कि अचानक 2 साल बाद ऐसे हमें क्यों उठाया जा रहा है। राहुल तो रोशनी से मिलने आता जाता रहता था, लेकिन सूर्य के शक के घेरे में राहुल भी था, तो सब जानते थे कि राहुल अच्छा लड़का है। सूर्य के सामने तीनों को बैठाया गया। रोशनी के मामा राघव, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तुम ऐसे किसी पर हाथ कैसे डाल सकते हो? सूर्या, रोशनी से मिलने क्यों नहीं आए तुम? राघव, मैं उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जल्द उसे बाहर भी निकाल लूंगा। सूर्या गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है। 2 साल से रोशनी जेल में पड़ी हुई है और तुम कह रहे हो कि तुम बहुत कुछ कर रहे हो। सूर्य का गुस्सा देखा तो राघव, जोजो, राहुल तीनों सकपका जाते हैं। सूर्या सीधा पूछता है, नेहा को किसने मारा? ये बात सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। राघव, रोशनी से गोली चली नेहा पर, सभी लोग ये बात जानते हैं। जोजो, हाँ, पूरा हॉस्टल इस बात का गवाह है कि रोशनी ने ही नेहा की जान ली है। राहुल, हाँ सर, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रोशनी से ही गोली चल गई थी, हम सब ने देखा है। सूर्या, मुझे सच सच अपनी ज़बान से खुद बता दो, नहीं तो 3rd डिग्री देने में मुझे देर नहीं लगेगी। सूर्या की बात सुनकर तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल, सर, मैं तो नेहा से प्यार करता था, मैं तो उसे उस वक्त वहाँ मौजूद भी नहीं था, मैं तो उस वक्त बाहर से आया था, मैं बेकसूर हूँ, मुझे जाने दीजिए सर। राघव, मैं तो नेहा को जानता तक नहीं, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझे बाहर जाने दो। जोजो, सर, जब रोशनी ने ही उसे मारा है तो आप हमें यहाँ क्यों पकड़ कर बैठा रहे हो? सूर्या की आंखों में गुस्सा उतर आया, वह उनको अपनी स्टिक से मारना शुरू कर देता है। तीनों स्टिक खाकर चिल्लाना शुरू कर देती हैं, लेकिन जुबान पर यही होता है कि नेहा को रोशनी ने ही मारा है। लेकिन जब सूर्या को पारा हाई हो जाता है, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखों को देखकर सब तीनों डरना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले सूर्या उन्हें उल्टा लटकाता, जो रोते हुए अपनी ज़बान खोलता है।
टू बी कंटिन्यूड। नेहा को किसने मारा होगा? कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। बाय बाय।